So in the last class, we start the introduction of economics, and in the last class I told you about the liquidity. Liquidity क्या होती है sir? It's a measure of ability and ease with which assets can be converted to cash. ठीक है, जब एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था, जो इजीली ज्यादा किसकी होती है कम किसकी होती है, जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में उसकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी। ओके, और जिसकी वॉइस कम आ रही है, अरे नहीं यार यहाँ तो सब सही है। ओके, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके ओके ओके, जिसको लगे ना कि सिर्फ मेरे मेरे इसमें ही वॉइस कम आ रही है, तो आपको मैंने बताया था छोटा सा एक टास्क होता है, अपना जो नेट है वो ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लें। ठीक है, तो इससे क्या वो दुविधा आपकी दूर हो जाएगी। सो कम टू द टॉपिक। सो लिक्विडिटी के बारे में बता रहे थे। लिक्विडिटी ज्यादा और कम कैसे होती है? लिक्विडिटी जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, उस चीज की, उस एसेट की लिक्विडिटी ज्यादा होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज गोल्ड और बाइक में से लिक्विडिटी ज्यादा किसकी होगी? गोल्ड की और बाइक की। गोल्ड और बाइक में से लिक्विडिटी ज्यादा किसकी होगी? इजीली कन्वर्ट कौन हो जाएगा कैश में? गोल्ड। वेरी गुड। ओके, तो जब कोस्ट ऑफ बोरोइंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब डिक्रीज हो जाती है, यानी बैंक में सपोज ब्याज की दरें कम हो जाएगी, ठीक है, तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, जाहिर सी बात है। और जब ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में क्या आ जाएगी? लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, यानी लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। और जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी लोग ज्यादा डिमांड करेंगे चीजों की। पहले 5 लोग ले रहे थे बाइक, अभी 10 लोग ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे 20, 50, 30। ओके, सो व्हेन लिक्विडिटी डिक्रीज कब होती है? जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। जब ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी तो उस केस में क्या होगा? लिक्विडिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आरबीआई का काम क्या है सर? आरबीआई का काम है लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ रहे थे। लिक्विडिटी को कंट्रोल करना यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो, ये महिलाओं को देख सकते हो, जैसे ही लिक्विडिटी इंक्रीज हुई तो ये चलेगी अपने पति का दिवाला निकालने, मार्केट में शॉपिंग करने, इलांटे मॉल में घूम रही है। तो देख सकते हो सर आप चेहरे की खुशी। और लिक्विडिटी जब डिक्रीज हो रही है तो ये घर बैठ रही है सर, वो गंदे गंदे पाउट बना रही हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हैं, फोटोएं बना रही हैं तरह तरह के, क्योंकि लिक्विडिटी डिक्रीज हो गई है। अब बेचारियों के पास कुछ रहा नहीं। हाँ, तो आगे चलते हैं सर। आरबीआई के बारे में बताना था सर इस स्लाइड में आपको। ओके, आरबीआई बना कब सर? 1 अप्रैल 1935 को बना, विद द परस्यू ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, और इस एक्ट की मतलब क्या कहेंगे, इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बन गया था। ओके, याद रखना एक्ट 1934 में है और बना कब था? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई एक्ट 1934 में क्या लिखा हुआ है? इट इज फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंकिंग फर्म। जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी बैंकिंग फर्म्स है, इधर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, सबको सुपरवाइज करने के लिए इनका एक मुखिया होना चाहिए। ओके, जिसको क्या बोलेंगे हम? आरबीआई। ओके, दूसरा क्वेश्चन प्री का बन सकता है कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? तो आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949। नेशनलाइज का मतलब समझ में आ गया? 1947 को भारत आजाद हुआ, उससे पहले तो नेशनलाइज नहीं होगा ना, है ना? जाहिर सी बात है, आजादी के बाद नेशनलाइज होगा, यानी कि हमारे नेशन का हिस्सा बन गया, नेशनलाइज हो गया। तो नेशनलाइज कब हुआ? 1947 के बाद, यानी 1949 में। ओके, 1 जनवरी 1949। आरबीआई की एक पॉलिसी होती है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ओके, द पॉलिसी विच इज रिलेटेड टू मनी सप्लाई, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, आपको छोटा सा मैं एक चीज बताता हूँ कि जब भी किसी का भी लेक्चर चल रहा हो, चाहे मेरा चल रहा हो चाहे किसी का भी, इन केस कुछ भी पॉइंट होता है जो सपोज करो स्लाइड में मेंशन नहीं होता, जो टीचर आपके बोलते हैं, तो आप एक व्हाइट पेपर ले लो A4 साइज का और साथ में एक पेन ले लो, ठीक है, और उससे साथ साथ जॉट डाउन कर लो, ठीक है, ताकि कई बार कुछ चीजें होती हैं जो आपको लेक्चर के दौरान टीचर एक्स्ट्रा बताता है। ओके, तो उस चीज को आप जॉट डाउन कर सकते हो साइड में। ओके, so through the monetary policy means money supply, the policy which is related to money supply। इस पॉलिसी से क्या करेगा आरबीआई? जाहिर सी बात है, आरबीआई कंट्रोल करेगा किसको? मनी सप्लाई को, सप्लाई ऑफ मनी, और या फिर आप कह सकते हो लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगा। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी किससे डील करती है? मॉनेटरी पॉलिसी डील करती है मनी से,
It is related to credit. Credit means उधार देना, लोन देना. ओके. एंड द सेकंड पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी कि ब्याज की दरें कितनी होनी चाहिए. किस चीज के ब्याज की दरें, वो भी आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे जब आप व्हेन यू सपोज टू ड्वेल इनटू द टॉपिक. तो आरबीआई गवर्नर का नाम आपको मैंने बताया था कि ये होता है सर, आपने नोट के ऊपर देखा हो, जैसे कि लिखा होता है मैं धारक को 2,000 रुपए देने का वचन करता हूँ. ठीक है, इस यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं. और 1 रुपए के नोट के ऊपर याद रखना फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं. याद रखना बाकी सभी नोटों के ऊपर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, 1 रुपए के नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं. ओके. आरबीआई गवर्नर, प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास. ऑप्शंस में शक्तिमान आएगा तो गलती से कई बच्चे ना याद करते हैं कि शुरुआत का नाम याद कर लेते हैं, शक्ति शक्ति तक याद कर लिया. तो एग्जामिनर बड़ा तेज होता है, कई बार शक्तिमान दे देता है. तो उस केस में ध्यान रखना आपने शक्तिकांता दास है. ओके. तो आगे चलेंगे. हु अपॉइंट्स द आरबीआई गवर्नर. आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है भाई साहब, ये बताओ. आरबीआई गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. आपको पता है गवर्नमेंट होती है 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है हमारे देश में. एक तो होती है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट, जैसे सपोज करो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, किसकी सरकार है बताओ भाई और बहनों, किसकी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है ना, मोदी सरकार है. सिंपल सी बात. और स्टेट गवर्नमेंट, हर राज्य में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है ना, हर राज्य की अलग अलग गवर्नमेंट है. किसी राज्य में बीजेपी है, किसी में कांग्रेस है. ओके, डिफरेंट है. और तीसरी होती है सर आपकी लोकल गवर्नमेंट. आपको पता है ना लोकल गवर्नमेंट, पंचायत वगैरह, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह. ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है पेपर में कि हमारे देश में गवर्नमेंट सिस्टम 2 टायर है या 3 टायर है, बताइए. और 1 टायर है. गवर्नमेंट सिस्टम हमारे देश में 2 टायर है, 3 टायर है या सिंगल टायर है, बताइए. टायर वो आपका वो गाड़ी में पड़ता है वो वाला टायर नहीं, TIER, यानी कितनी ब्रांचेस हैं. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. इट्स अ 3 टायर सिस्टम, 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है. ओके, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल. लोकल लेवल में आपके पंचायत और आपकी आ जाती है म्यूनिसिपैलिटीज. ओके, सो कम टू द टॉपिक. What I ask you that who appoints the RBI governor? So as per section 8 of the RBI Act 1934, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर, एक तो आरबीआई गवर्नर होता है, एक आरबीआई गवर्नर के नीचे होता है डिप्टी गवर्नर. ठीक है, इन दोनों को कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. इनकी टर्म कितनी होती है, यानी कितने टाइम तक ये नौकरी करते हैं, 5 साल तक नौकरी करते हैं. क्या ये एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, क्या दोबारा इनकी नियुक्ति हो सकती है, हाँ जी सर हो सकती है. दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. आगे चलते हैं सर. फंक्शंस हमने पढ़े थे आरबीआई के, क्या फंक्शन है. पहला फंक्शन बताया था, इट इज अ सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी. ठीक है, इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जो करेंसी इशू कर सकती है. आरबीआई इशू करेंसी कर सकता है किस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम. जो उनसे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आपको ये पॉइंट्स पे ज्यादा तवज्जो देना है, बिकॉज इन्हीं पॉइंट्स को मॉडिफाई करके जो एग्जामिनर है आपका वो आपके साथ खेलेगा. ठीक है, क्वेश्चंस में. सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम अंडर विच इट कीप्स मिनिमम बैकिंग ऑफ 200 करोड़. 200 करोड़ रुपए की बैकिंग रखता है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होता है, सोना होता है उसके पास, और 85 करोड़ रुपए की उसके पास सिक्योरिटीज होती है फॉरेन गवर्नमेंट की. ठीक है, सिक्योरिटीज इस तरह से ना पेपर होते हैं, पेपर के ऊपर लिखा होता है, कुछ अमाउंट लिखा होता है. ठीक है, उसमें उस पर्टिकुलर फॉरेन कंट्री के गवर्नर के नीचे साइन होते हैं कि मैं धारक को $1,000 देने का वचन करता हूँ, इस तरह से काइंड ऑफ एक सिक्योरिटी होती है. एंड अगेंस्ट दिस बैकिंग, इस बैकिंग के बिहाफ पर, यानी 200 करोड़ की बैकिंग के बिहाफ पर आरबीआई कैन इशू any amount of money. Just remember this point, any amount of money. Okay, so no maximum limit is placed on the amount of note issue. Just remember this thing. They may ask you in the prelims, is there any limit, is there any maximum limit or minimum limit on the note issue? So your answer must be no. Okay, so the next point is bankers to the government. बैंक गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो कौन देगा, आरबीआई देगी. भाई साहब आरबीआई दे सकती है पैसा. इट लेंड्स टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सिर्फ सेंटर को दे सकता है, स्टेट को दे सकता है, दोनों को दे सकता है. सेंटर को भी दे सकता है और स्टेट को भी दे सकता है. आप कहोगे सर
जो तीसरा टायर बताया आपने, लोकल बॉडीज होती हैं जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज और आपका पंचायत हो गया, इनको भी दे सकता है। एक्चुअली सर इसको देता है स्टेट को, स्टेट अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। It lends to the government, सेंट्रल स्टेट बोथ। इट मैनेजेस द डेट बोरोइंग मैनेजमेंट फंक्शन। डेट मतलब कि अगर किसी के ऊपर कर्ज है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, ये आरबीआई का काम होता है। इट मैनेजेस द डेट यानी बोरोइंग मैनेजमेंट फंक्शन एंड इट एक्ट एज एन एजेंट। एजेंट का काम करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंट की तरह काम करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। सिर्फ 2-3 बच्चों की मेरे पास असाइनमेंट आई थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। ओके, तो प्लीज 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 ये जो ग्रुप्स, मेरे को तुमने ग्रुप्स में से वो कर दिया ना, रिमूव कर दिया ना, गलत बात। वो किसने किया था मेरे को नाम पता है उसका, अमनप्रीत कौर है ना, अमनप्रीत कौर इज प्रेजेंट। मेरे को ग्रुप में से कर दिया ना रिमूव। मैं देख रहा था चुपके से तुम्हारी बातें हैं, टीचर को रिमूव कर देते हैं। ऐसे ही किया तुमने? अरे सो गए क्या भाई? हाँ रिमूव कर दिया ना मेरे को। अमनप्रीत कौर इज प्रेजेंट? नो सर। मैं देख रहा, मैंने कहा अरे यार इनकी बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा था यार। इन्होंने भाई साहब क्या किया एकदम से, इनको जब पता चला कि अरे यार ये रॉ एजेंट तो बैठा हुआ चुपके से सारी बातें सुन रहा है, इन्होंने क्या किया एकदम चुपके से रिमूव कर दिया। मैं कहा, अच्छा बेटे कोई नहीं, क्लास आने दे, क्लास में बताऊंगा। तो यार ये इस तरह के जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं ना, जिसमें सारे टीचर बने हुए हैं और अपना लगे हुए हैं डींगे हाँकने, तो ऐसे ग्रुप का कोई फायदा नहीं है। बिलीव में अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ठीक है। ये कोई इसमें सिर बिना सिर पैर की बातें होती हैं। बिलीव में अगर आप वाकई में सीरियस स्टूडेंट हो, सीरियस का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल डेड सीरियस हो जाओ, ठीक है। एंजॉय करो, सब कुछ करो, बट उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और भी कई चीजें हैं एंजॉय करने के लिए, ग्रुप में कुछ नहीं है, ठीक है। या कोई ढंग की समझदारी वाली बात करो, मतलब बेवकूफों वाली बातें कर रहे हैं यार, कोई सिर पैर नहीं। अब तो तुमने मेरे को रिमूव कर देना, कोई बात नहीं। I am not in any group and don't wanna be in my group. Yeah, give me a high five from your home. अवनीत को ये करी ना बात में हमने। सो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मैं आपको बता रहा था कि कुछ ही बच्चे हैं, आई थिंक 2-3 बच्चे हैं जिनकी मेरे पास असाइनमेंट आई थी। मैंने आपको बोला था कि आईएमएफ के क्या कहते हैं बारे में आपको लिखना है कुछ पॉइंट्स, और वर्ल्ड बैंक के बारे में कि आईएमएफ के हेडक्वार्टर वगैरह ये सब क्या है, आईएमएफ कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है, वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड दोज हु आर नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट प्लीज सबमिट इट एज सून एज पॉसिबल। ओके, आप ग्रुप में मत पढ़ो, जो मैं बता रहा हूँ अभी उतना ही फॉलो कर लो ना, सिर्फ ढंग से उसी चीज को फॉलो कर लोगे, believe me you can easily sail through this examination. Believe me, I have so much experience of this examination that I just want to share with you. अगर आप religiously इसको follow करोगे ना एकदम, जो टीचर्स बता रहे हैं आपके, believe me you can easily sail through this examination. Otherwise आप लोग भटक जाओगे। किसी ने बोला अरे यार ये किताब पढ़ ले, अरे यार वो किताब पढ़ ले, believe me जब जो सी किताब का वक्त आएगा आपको बता दिया जाएगा कि अभी आपको इस किताब में से पढ़ना है, अभी आपको इस किताब में से पढ़ना है। याद है मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको कि आप सपोज करो इकोनॉमिक्स की 10 किताबें ले आते हो, वो आपने एक बार पढ़ी है और एक ही किताब आपने 10 बार पढ़ी है, ठीक है। तो फायदा किसमें है, वो जो एक किताब आपने 10 बार पढ़ी है। आपको मैंने शुरुआत से बताया ये समुद्र है, समुद्र में से जितना पानी निकालोगे उतना कम है, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि यू हैव टू कलेक्ट द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है ना। 10 किताबें रखी हुई हैं भाई साहब, मैं तो इकोनॉमिक्स की ये किताब ले आया, वो किताब ले आया, फलाने टॉपर के नोट्स ले आया, मैंने तो ये फोटोस्टेट, किसी को चाहिए पीडीएफ तो मैं करता हूँ। इस तरह के होते हैं बच्चे ग्रुप में, मैंने देखी है, कुछ चैट पढ़ी है ना मैंने। तो इस तरह के हीरोपंती वाली चीजें मत करें, अपना जो टीचर्स बता रहे हैं उसको फॉलो करें, और बिलीव मी आपको कुछ गलत नहीं बताया जाएगा। इवेंचुअली आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार, पहले हम सपोज करो हमें ए फॉर एप्पल आता था, अभी हमें और चीजें भी पता चल गई हैं, ए फॉर आंट भी होता है ना।
कई सारी चीजें पता चल गई हैं। सो एनीवेज कम टू द टॉपिक कि बैंकर्स बैंक होता है आरबीआई, यानी कि बैंक को जब पैसा चाहिए तो आरबीआई हेल्प करेगा। आरबीआई मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक। आरबीआई बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक को पैसा भी देगा, ओके, और बैंक को रेगुलेट करेगा। लेकिन बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई एक्ट के थ्रू नहीं रेगुलेट करेगा, उसके लिए अलग से एक्ट है। उस एक्ट का नाम क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इट empowers the RBI to regulate all kind of banks in India. Okay, remember this point, all kinds of। वो पेपर में लिख देंगे कि भाई सर पब्लिक सेक्टर सिर्फ सरकारी बैंक को रेगुलेट करता है, नहीं सर। आपने एग्जामिनर का जवाब देना है कि नहीं सर ये क्वेश्चन गलत है, इसका सही आंसर है कि ऑल काइंड्स। ओके, पॉइंट्स आपको याद रखने। टेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब बैंक क्राइसिस की सिचुएशन में दिवालियापन निकलने वाला तो आरबीआई प्रिवेंट करेगा। ओके, इवन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जब इस तरह की सिचुएशन आएगी क्राइसिस वाली, देन आरबीआई विल बी द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टोडियन ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में क्या होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक तो हार्ड करेंसी होती है, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ। कुछ बच्चों ने मेरे को इसकी भी पीडीएफ भेजी थी, इसकी भी पीपीटी भेजी थी बना के, अपने नोट्स बना के, ठीक है। तो मैं दोबारा से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जो आपको होमवर्क दिया जाता है प्लीज 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 उसको फॉलो करें, ओके। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे, आपको खुद को लगेगा अरे यार अब कई लोग पता क्या करते हैं, 3 महीने इकोनॉमिक्स के लेक्चर लगा लेते हैं, उसके बाद ना टीचर को कहते हैं अरे सर वो जो करवाया था ना आपने सेकंड लेक्चर में, वो दोबारा से बताना, हार्ड करेंसी क्या होती है, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ जॉट डाउन करो। ये लेक्चर के दौरान नहीं जॉट डाउन करने के लिए कह रहा, जब आपको पीपीटी ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी तब कह रहा हूँ जॉट डाउन करने के लिए, ओके। तो फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं? एक तो हार्ड करेंसी एसेट्स आता है, गोल्ड आता है, स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ आते हैं। इट मींस इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व, एक गल्ला है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो आईएमएफ ने बनाया, जिसमें स्पेशल ड्राइंग राइट मतलब कुछ निकालना, स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल राइट मिला हुआ, अधिकार मिला हुआ है, ठीक है, उस गल्ले में से पैसा निकालने का। कब निकालता है? जब जरूरत होती है उस पर्टिकुलर कंट्री को, ठीक है। कब क्रिएट हुआ था? आईएमएफ द्वारा 1969, ओके। इट ऑपरेट एज अ सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व ऑफ मेंबर कंट्रीज, ठीक है। हार्ड करेंसी के बारे में मैंने आपको कहा था होमवर्क कर रहे हैं, तो हार्ड करेंसी के बारे में आपको बताते हैं। हार्ड करेंसी कौन सी होती है? हार्ड करेंसी मींस अ मनी व्हिच इज इशूड बाय अ नेशन दैट इज सीन एज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल हो, जैसे कि आपका यूएस डॉलर, जो कि पॉलिटिकली स्टेबल भी है, इकोनॉमिकली स्टेबल भी है। आप कई बार शॉपिंग करते होंगे कई साइट्स पे, कोई बाहर की साइट से, कभी नोट किया वहां पे डॉलर में रेट लिखा होता है, रुपए में रेट नहीं लिखा होता। सपोज करो आप चाइना में भी इवन की शॉपिंग करोगे तो वहां की करेंसी में रेट नहीं लिखा होगा, डॉलर में लिखा होगा, कभी नोट करना, ओके। The reason being is because that currency is politically and economically stable at the same time it is widely accepted, मतलब कि easily, मतलब हर बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि लिखा होगा हार्ड करेंसीज आर वाइडली एक्सेप्टेड। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 तरह की हार्ड करेंसीज हैं, ओके। अभी आपको बताएंगे कौन कौन से देश की हैं करेंसी, हार्ड करेंसी में जो है दाखिला जिनका हुआ है। क्या इंडिया की करेंसी हार्ड करेंसी में आती है? एनीवन? क्या इंडिया की करेंसी हार्ड करेंसी में आती है? कोई बताएगा? नो, ओके। चलो, तो हार्ड करेंसी क्या है? इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी आप गुड्स खरीदने हैं या सर्विसेज लेनी है, ठीक है, तो दैट हार्ड करेंसीज आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड मे बी प्रेफर्ड ओवर द डोमेस्टिक करेंसी। इट मे बी प्रेफर्ड ओवर द डोमेस्टिक करेंसी, जो आपकी घर की करेंसी होगी उसके ऊपर प्रेफर की जाएगी, मे बी, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट में भी 5 बास्केट में 5 करेंसीज होती हैं। ये मैंने आपको बताया ना, स्पेशल ड्राइंग राइट आपका आईएमएफ का होता है, कि आईएमएफ का जो गल्ला होता है उसमें भी 5 हार्ड करेंसीज हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला आपका है यूएस डॉलर, देन यूरो, यूरोपियन यूरो, चाइनीज रेममिनबी, जो कि पेपर में क्वेश्चन आया था, रेममिनबी। इसका दूसरा नाम कोई बताएगा? चाइनीज की करेंसी का, चाइना की करेंसी का दूसरा नाम कोई बताएगा? बताने वाले की इज्जत की जाएगी। है कोई शख्स इंटेलिजेंट? और प्लीज वो मत करना, येन तो जापान की करेंसी है बेटा। चाइना की करेंसी का नाम
चाइना की करेंसी का नाम है युआन। ओके, पेपर में आपको गुमराह कर सकता है, वो येन भी दे सकते हैं क्योंकि मिलते जुलते हैं, तो युआन है। ओके, याद रखेंगे युआन है, जिसका दूसरा नाम क्या है, रेमिनबी। तो चाइना की करेंसी अभी 2016 में ऐड हुई है, हार्ड करेंसी। तो पेपर में पूछ सकता है कि कौन सी हार्ड करेंसी अभी ऐड हुई है रिसेंटली। द आंसर इज चाइनीज। तो पेपर में एक पीछे क्वेश्चन आया हुआ था प्रीलिम्स में कि यही वाला कि कौन सी करेंसी अभी ऐड हुई है, तो जनरली लोगों को युआन पता होता है कि चाइना की करेंसी का नाम युआन है। तो दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, रेनमिनबी भी है दूसरा नाम। ओके, और जापानीज येन, जापानीज की जापान की करेंसी येन भी ऐड है। एंड द लास्ट करेंसी ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ओके, याद रखने आपको पांचों करेंसीज के नाम। तो आपसे पेपर में ये पूछ सकता है कि कौन सी करेंसी को सबसे ज्यादा वेटेज मिली हुई है। तो 2015 के रिव्यू के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वेटेज मिली हुई है यूएस डॉलर की करेंसी को। याद रखना, सबसे ज्यादा वेटेज यूएस डॉलर की करेंसी को मिली हुई है। सर, किसी कंट्री की करेंसी को हार्ड करेंसी राइट मिलता है, हर करेंसी को हार्ड करेंसी करने में, हर देश की करेंसी को हार्ड करेंसी का अधिकार मिलने के लिए, यानी उसका उसकी उपाधि के लिए उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि हार्ड करेंसी नाम की चीज होती है, हमारा देश उसमें नहीं है। और इन पांचों हार्ड करेंसी में से जो ऐड हुई है वो चाइनीज युआन है, जिसको रेमिनबी बोलते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है वो पता होना चाहिए। वो कैसे ऐड होती है वो बात की बात है, वो आपको बताया जाएगा। वो जब हम पढ़ेंगे कि चाइना की करेंसी ऐड क्यों हुई है, इंडिया की करेंसी क्यों नहीं ऐड हुई है, वो कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो अभी थोड़ा सा रुक के बताया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसको हम एकदम से चिकन लॉलीपॉप नहीं डाल सकते उसके मुंह में, या चिकन बिरयानी नहीं खिला सकते। क्यों? क्योंकि उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह का नहीं है। समझे मेरी बात, है ना? तो अभी आपकी वो स्टेज नहीं है कि अभी आपको वो कॉम्प्लेक्स चीजें बताई जाए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि क्या वेटेज है, कौन सी करेंसी ऐड हुई है, ठीक है, किस देश की करेंसी ऐड हुई है, और कौन कौन सी हैं करेंसीज। ओके, हार्ड करेंसी बास्केट में। तो बिलीव मी, थिंग्स विल हैपन बट इट विल टेक टाइम इवेंचुअली। ओके, सो यूएस डॉलर को सबसे ज्यादा वेटेज है, आपको याद रखना है। यूरोपियन यूरो को उसके बाद है सबसे ज्यादा वेटेज, उसके बाद चाइनीज युआन जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुआ है उसको 10.92% वेटेज है। ओके, जापानीज येन को 8.33 एंड पाउंड स्टर्लिंग इसको 8.09। सो कीप दीज करेंसीज इन योर माइंड and remember their weightage also, because in the exam they may ask you arrange the following currencies according to their weights in increasing order or decreasing order maybe. Okay, तो ये याद रखना है सर आपने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर में पूछ सकता है recent currency which joined the SDR basket, that is special drawing right basket of IMF, the answer is Chinese renminbi, और जिसका दूसरा नाम क्या है, युआन। कब ऐड हुई है सर? अक्टूबर 2016 में। ओके, अक्टूबर 2016 में ऐड हुई है। ओके, आगे चलते हैं सर। आरबीआई के फंक्शंस कर रहे थे, काफी सारे फंक्शंस पढ़ लिए। लास्ट फंक्शन और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मींस लोन। लोन वगैरह लेते हो, आपके घर में भी लिया होगा, आपके मम्मी पापा ने या किसी ने, भाई बहन चाचा चाची नाना नानी दादा दादी किसी ने भी लोन लिया होगा। तो आरबीआई कंट्रोल करता है बेसिकली। आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ दैट लोन्स गिवन बाय बैंक्स, जो बैंक लोन देते हैं। ओके, सो आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है? उसके दो मेथड हैं सर। आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है, उसके दो मेथड हैं। पहला है सर क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि नाम से क्लियर हो रहा है ना, क्वांटिटेटिव मतलब किस क्वांटिटी में लोन दिया जा रहा है। लोन 5 लाख का है या 10 लाख का है, 15 लाख का है या 20 लाख का है, किस क्वांटिटी में दिया जा रहा है। तो उससे रिलेटेड मेजर्स कौन से हो गए? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। ध्यान से समझिए। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, यानी किस क्वालिटी, यानी किसका पर्पस क्या है। ये लोन ठेका खुलवाने के लिए दिया जा रहा है या गरीबों के लिए अस्पताल बनाने के लिए दिया जा रहा है, कि उसको कैसे कंट्रोल करेगा। यहाँ गरीबों के लिए अस्पताल बनेगा या ठेका बनेगा, समझे? दोनों में से प्रोडक्टिव कौन सा है? ठेका जो खुलेगा शराब का वो ज्यादा प्रोडक्टिव है या जो अस्पताल खुलेगा? बताओ। लड़के तो मेरे को पता है ठेका बोलने वाले हैं, बट एग्जाम के लिए आपने हॉस्पिटल याद रखना है, ठीक है।
पेपर में ठेका लिख दोगे गलती से तो वहीं पे काम खराब हो जाएगा और फिर तुम ठेके के बाहर मिलोगे, दारू पी के गाने गा रहे होगे, अरे सर प्रीलिम्स नहीं निकला इस बार, अरे सर मेंस नहीं हुआ। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये समझ में आया, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। मैं बार बार दूसरे बच्चों को, इनफैक्ट आपको भी यही बात कहता हूँ कि कोई भी चीज समझने के लिए आपको उसका टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है तो इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी रिलेटेड, यानी कि उसका पर्पस चेक किया जा रहा है कि वो लोन किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है। अगर क्वांटिटेटिव है तो किस क्वांटिटी में दिया जा रहा है लोन। ओके, ये चीज याद रखना है। जनरली क्या होता है कि ये मूवीज में ये चीज अप्लाई नहीं होती, सिर्फ पढ़ाई में अप्लाई होती है। मूवीज के तो नाम कुछ भी रख देते हैं, मटरू की बिजली का मंडोला, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसके टर्म को समझ नहीं सकते आप। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्या भाई दिल वाले ले जाएंगे मतलब जिसके पास दिल है वही दुल्हनिया ले जाएगा, बाकियों के पास दिल नहीं है। समझे मेरी बात। तो मूवीज के कभी भी टाइटल समझोगे तो आप सोचोगे कि इससे मेरे को मूवी समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में या इवन की कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री भी है, अगर आप उस टर्म की तरफ ध्यान दोगे ना कि हाँ यार क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, कंट्रोल का मतलब क्या है, मेजर्स का मतलब क्या है, तो ये टर्म समझ आ जाएगी तो उससे रिलेटेड आपको सारे मेजर समझ आ जाएंगे। सो वन बाय वन we will discuss the measures in our economics part 3 of our video। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, through this measure the RBI controls the total quantum of credit, that is the loan given by banks in how much quantity, किस क्वांटिटी में लोन दिया जा रहा है, ये मेजर उसके लिए काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेजर है हमारा CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ओके, हमने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो, अगर आपके पास पेन है तो जॉट डाउन कर सकते हो। CRR बोले तो कैश रिजर्व रेशियो। ओके, कैश रिजर्व रेशियो। ओके, लिख लोगे, रेशियो के स्पेलिंग तो आते ही होंगे, RATIO ना लिख लेना, वो राशन बन जाएगा। रेशियो, ओके, कैश रिजर्व रेशियो। नाम से क्लियर हो रहा है, कैश रिजर्व यानी हमें कुछ कैश रिजर्व रखना है, यानी हमें कुछ कैश रिजर्व रखना है। किसको रिजर्व रखना है? बैंक को रिजर्व रखना है, हमें नहीं रखना, बैंक को रखना है। अब होता क्या सर, कैश रिजर्व यानी कुछ कैश रिजर्व रखना है, नाम से क्लियर हुआ, यानी कि minimum amount of deposit that the commercial banks have to hold as reserves with RBI। जो आरबीआई के साथ रिजर्व रखना है, आरबीआई के पास रिजर्व रखना है, किनको रखना है? कमर्शियल बैंक्स को। चीज ध्यान रखेंगे, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। रिजर्व रखना है किसके पास? आरबीआई के पास रखना है। अब कितना रखना है वो डिसाइड, सपोज करो अभी, सपोज करो अब ये कैश रिजर्व रेशियो चेंज होती रहती है, आरबीआई चेंज करता रहता है। सपोज करो 4% है, तो 4% किसका? 4% हमारा एनडीटीएल का, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। याद है ये एनडीटीएल हमने करवाया था 4 साल पहले, आपको बताया गया था। 4 साल नहीं यार, पिछले हफ्ते कराया था, याद है गलती से कि गजनी बन चुके हो तुम लोग। याद है बेटा, एनडीटीएल कराया, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जो लोग सपोज करो डिपॉजिटर आज 100 करोड़ जमा करा रहे हैं एक हफ्ते, फोर्टनाइट फ्राइडे को चेक होता है, और फिर कुछ निकाल दे रहे हैं 20 करोड़, तो जो बचेगा 80 करोड़ वो कितना, वो क्या है? बैंक की एनडीटीएल है, रिमेनिंग अमाउंट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। याद है ना। तो 4% किसका होगा? एनडीटीएल का होगा, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नाउ द क्वेश्चन इज कि बैंक कुछ पैसा, जैसा कि हमने बताया, सपोज करो 4% सीआरआर है, यानी कैश रिजर्व रेशियो आपको 4% रखनी है। किसकी रखनी है? एनडीटीएल की, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी की। आपको 4% आरबीआई के पास रिजर्व रख दिया कि हम आपको पता होगा कि बैंक आपको पैसे देता है तो कुछ आपको ब्याज भरनी पड़ती है। तो वो पूछ रहा है क्या बैंकों को भी ब्याज भरनी पड़ती है आरबीआई के पास पैसे रखने के लिए, उस पर कुछ ब्याज मिलती है? आरबीआई उसको कोई ब्याज देता है? नहीं देता सर, याद रखनी है आपने बात। बैंक्स नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट फॉर मेंटेनिंग सीआरआर विद आरबीआई। बैंक को भाई साहब कोई ब्याज नहीं मिलेगी जो अपना पैसा रिजर्व रख रहा है आरबीआई के पास। तो आप कहोगे कि सर ये क्यों रख रहा है, बैंक के पास क्यों रख रहा है, मतलब क्या दिक्कत क्या है? देखो सर ध्यान से समझो, ये चीज समझ आ जाएगी तो अगली सारी टर्म समझ आ जाएगी।
सपोज करो सर, आप गए सर बैंक में, सपोज करो एक आदमी है, वो गया बैंक में, बैंक में इसने सपोज करो जमा कराए 1 लाख रुपए, ठीक है। बैंक में गया, बैंक में जमा कराए 1 लाख रुपए, ठीक है। ये कराए सर इसने मंडे को जमा। सिमिलरली अब सपोज करो अगले मंडे को, ठीक है, या ट्यूसडे को लगा लो, सपोज करो 5 बंदे गए, पांचों ने जमा कराए 1-1 लाख रुपए, यानी बैंक के पास कितने आ गए, बैंक के पास कितने आ गए, बैंक के पास 5 लाख रुपए आ गए। ओके, अब सपोज करो एक दिन में, सपोज करो मंडे को ही एक की जगह चले गए 10 आदमी और 10 बंदों ने 1-1 लाख रुपए जमा कराए, तो बैंक के पास हो गए 10 लाख रुपए। अब बैंक का बिजनेस कैसे होता है, बैंक अब क्या करता है, इसमें से कुछ पैसे आगे किसके लिए देता है, पब्लिक को लोन के लिए, कि भाई साहब आप मेरे से लोन ले सकते हो। अब एक चक्कर ये भी हो सकता है, सपोज करो 10 बंदों ने 1 लाख रुपए जमा कराए बैंक के पास, बैंक के पास कितने आगे, 10 लाख रुपए जमा। अब बैंक के पास आया सर विजय माल्या, बैंक के पास आया विजय माल्या, ठीक है। विजय माल्या कहता कि भाई ऐसा है, बैंक मेरे भाई मेरी बात सुन, तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, ठीक है, मेरे को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तू मेरे को 10 लाख रुपए दे, मैं तेरे को ब्याज दूंगा भाई साहब 36%, 36% ब्याज दूंगा। बैंक के मुंह में पानी आ गया, जैसे आप लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो बैंक को विजय माल्या ने बोला भाई मैं तेरे को 36% ब्याज दूंगा। अब हुआ क्या सर, विजय माल्या ने जिस प्रोजेक्ट में पैसे लगाने थे वो प्रोजेक्ट हो गया फेल। बैंक के पास लोगों के पैसे कितने पड़े हैं, 10 लाख रुपए, यानी देनदारी कितनी है, 10 लाख रुपए, और बैंक ने वही 10 लाख रुपए किसको दे दिए, विजय माल्या को, ज्यादा ब्याज के लालच में। अब हुआ क्या सर, अगले दिन सपोज करो एक महीने बाद ये सारे के सारे 10 लोग इकट्ठे आ गए, ठीक है। बैंक का बिजनेस ऐसे चलता है, बैंक इनके साथ कुछ टर्म साइन करता है कि मान लो मैं तुम्हारे को 8% ब्याज पे दूंगा, इन 10 बंदों को लाख लाख रुपए जो जमा करा के गया मैं तुम्हें 8% ब्याज दूंगा, और विजय माल्या को बोल दिया 36% मैं तेरे को ब्याज दूंगा, ठीक है। बैंक ने सारे पैसे इधर दे दिए। अब हुआ क्या सर, 1-2 महीने बाद विजय माल्या का जो प्रोजेक्ट था वो हो गया सर फेल। भाई साहब विजय माल्या कह रहा भाई साहब मेरे पे तो पैसे हैं नहीं, अब एक काम करो, अब तुम्हें जो करना है कर लो, जो मैं कागज वागज दे के आया था अपने प्रॉपर्टी के उसको बेचना बेच लो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। अब हुआ क्या सर, इन 10 लोगों के पास बात चली कि भाई साहब बैंक ने विजय माल्या को लोन दिया, तो सारे के सारे 10 लोग बैंक के बाहर खड़े हो गए कि भाई साहब हमारे तो लाख लाख रुपए वापस दो, लेकिन बैंक ने सारे पैसे किसको दे रखे थे, विजय माल्या को। तो आरबीआई कहता है कि भाई साहब इस सिचुएशन से बचने के लिए बैंक भैया आपको कुछ पैसे मेरे पास रिजर्व रखवाने पड़ेंगे, ताकि कल को आपके दरवाजे के ऊपर लोग आके हल्ला ना करें, हंगामा ना करें, ठीक है, आपकी बदनामी ना हो। समझ आया ये सीआरआर किस लिए है? तो इसलिए यू हैव टू डिपॉजिट सम कैश एज अ रिजर्व, ठीक है। That is a minimum amount of deposit that a commercial bank have to hold as reserve with RBI. Okay, and for that reserve, bank not earn any profit for maintaining CRR with RBI. And ये इतना समझ में आया पहले भाइयों बहनों कि CRR क्यों होता है, ये लॉजिक समझ में आया? आया समझ? मैं जो बोलता हूँ कान में धीरे जाता है, या आपकी उंगलियों में कुछ मेहंदी लगी हुई है, या कुछ ऐसे कर रहे होते हो, इस तरह भी आदत होती है कईयों की, है ना? सर ऐसा किन बैंकों के साथ हो सकता है, क्या कैसा? सभी बैंक की बात हो रही है देवी जी यहाँ पे, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे आपके फॉरेन बैंक्स हो। पब्लिक बैंक्स यानी सरकारी बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। पब्लिक बैंक जैसे आंध्रा बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सरकारी बैंक है। प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI, जहाँ पे तोतापरी लड़कियां बैठी होती हैं, ऐसी चल रहा होता है फुल एकदम बढ़िया लल्लन टॉप, ठीक है। और एक होते हैं फॉरेन बैंक्स, वो वहाँ पे और ही खतरनाक लेवल के, एक्सिस बैंक हो गया, जैसे सिटी बैंक हो गया, ये फॉरेन बैंक है, यानी बाहर के देश ने किसी ने हमारे यहाँ पे बैंक खोला, ठीक है। तो ये सभी देशों सभी बैंकों के ऊपर बात लागू होती है। ओके, तो आगे चलते हैं सर। नाउ द क्वेश्चन इज कि सपोज करो आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया। कैश रिजर्व रेशियो कम करने का मतलब क्या है कि अब बैंक को
पैसे कम डिपॉजिट करने हैं आरबीआई के पास। इसका मतलब क्या हुआ, आरबीआई के पास बैंक के पास ज्यादा पैसे हैं। देखो ना सर, सिंपल सी बात देखो, सपोज करो बैंक कुछ पैसे रिजर्व रखता था, सपोज करो 4% रिजर्व रखता था पहले आरबीआई के पास, अब वो रखता है 2%। सपोज करो कैश रिजर्व रेशियो 2% कर दी गई है, तो अब बैंक के पास सपोज करो जब 2% रिजर्व रखता है बैंक अपने पास, तो अब बैंक के पास पैसे ज्यादा देने के लिए है लोगों को उधार, या जब 4% थी कैश रिजर्व रेशियो तब थे, बताओ। ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। जब बैंक के पास 4% सीआरआर था, मतलब कि जब बैंक को 4% रिजर्व करवाना था आरबीआई के पास पैसा, उस केस में बैंक ज्यादा लोगों को लोन दे सकता है, या जब 2% हो गया, जब कम हो गया सीआरआर, उस केस में ज्यादा लोन दे सकता है? किस केस में देगा, 2% वाले केस में या 4% वाले केस में? अरे 2% यार मूर्खों, 4% में तो ऑलरेडी उसका काफी सारा पैसा बैंक के पास रिजर्व होगा आरबीआई के पास, तो उसके पास कम है पैसे। अभी आरबीआई ने घटा दिया उसको कि यार आप एक काम कर, तू थोड़े से पैसे मेरे को दिया कर, यानी 2% दिया कर और बाकी तू इंजॉय कर, तो यानी अब ज्यादा पैसा दे सकता है ना। ये देखिए, तो होता क्या है सर, व्हेन आरबीआई डिक्रीज द सीआरआर, जो 2% करा, यानी बैंक्स हैव मोर मनी टू लेंड, बैंक के पास ज्यादा पैसे होंगे ना लोगों को लोन देने के लिए, तो इस पॉलिसी को बोलते हैं पॉलिसी ऑफ क्रेडिट लिबरलाइजेशन। क्रेडिट को लिबरलाइज कर दिया कि जा क्रेडिट दो, दबा के लोन दो लोगों को, ठीक है, अभी कोई रोक टोक नहीं है, अभी आपके पास रिजर्व आपने मेरे पास कम जमा कराना, समझे मेरी बात। तो उस पॉलिसी को आरबीआई की, ये आपसे पूछ लेगा पेपर में कि जब कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज करता है आरबीआई, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिसी ऑफ क्रेडिट लिबरलाइजेशन। लिबरल कर दिया ना, आरबीआई उदार हो गया है ना, लिबरल हो गया, उसने डिक्रीज कर दिया सीआरआर, ठीक है। और जब आरबीआई इंक्रीज करेगा, यानी 4% जब कर दिया, यानी 4 का 6% कर दिया सपोज करो, तो यानी बैंकों के पास कम पैसा बच गया लोगों को उधार देने के लिए, इसको बोलते हैं क्रेडिट स्क्वीज। स्क्वीज मतलब खींच लेना। आप वो स्ट्रॉ के साथ वो पीते हो ना, जूस पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो क्या स्ट्रॉ को क्या करते हो, अंदर से जूस क्या करते हो, स्क्वीज कर लेते हो, सोख लेते हो, ठीक है। तो यानी कि आरबीआई ने वो क्रेडिट क्या कर लिए, स्क्वीज कर लिए, यानी कि ज्यादा रिजर्व रेशियो रख दी कि अब बैंक तू मेरे पास 6% सीआरआर जमा कराएगा, कैश रिजर्व करवाएगा, तो बैंक कहेगा अरे सर मेरे पास अब पैसे ही नहीं बचा लोन देने के लिए लोगों को, ठीक है। तो याद रखना है सर, सीआरआर समझ में आया। सबसे पहला मेजर क्वांटिटेटिव, तो इस मेजर के थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है क्या, क्रेडिट, ठीक है, यानी जो बैंक लोन देता है, समझे मेरी बात। ये समझ में आया, सीआरआर समझ में आया देवियों सज्जनों। minimum amount of deposit that commercial bank have to hold as reserve with RBI. CRR is 4% of NDTL, that is net demand and time liability. And the most important point is bank not interest any interest for maintaining CRR with RBI. Okay. सर वो आरबीआई से भी तो ले सकता है, कौन क्या ले सकता है और कौन ले सकता है, क्या सवाल है, एक बार थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएंगे मैम। वो आरबीआई से भी तो ले सकता है, कौन आरबीआई से क्या ले सकता है, मतलब जो लोग हैं वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हो आप। मनी सर जो अदर बैंक्स ने जमा करवाई है आरबीआई में, हाँ जी, एज अ कैश रिजर्व, हाँ जी हाँ जी। बताओ पूरा क्वेश्चन समझाओ मेरे को। आप ये कहना चाह रहे हो, मेरी बात सुनो, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग हैं, जो बैंकों ने अपने पैसे जमा कराए हुए, रिजर्व रखवाए हुए हैं आरबीआई में, तो लोग वहां से लोन ले लें, ऐसा कहना चाह रहे हो, ऐसा पूछना चाह रहे हो, ये क्वेश्चन आपका। हाँ बताइए बताइए क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मनी जो सारे बैंक्स जमा करवा रहे हैं आरबीआई में एज अ कैश रिजर्व, ये समझ में आया, इसके बाद क्या पूछना चाह रहे हो आप।
बताइए बताइए मैम, जल्दी फटाफट। इसमें तो यार बड़ा सिंपली मैंने एक्सप्लेन करा है, उसके बाद भी जो बैंक्स ने कैश रिजर्व करवाया है आरबीआई में वो बैंक वापस ले सकता है। नहीं सर, वो मैम रिजर्व रहेगा आपको, उसके लिए अलग मेजर है, वो आपको बताएंगे अभी। उसके लिए अलग मेजर है, उसमें से नहीं लेगा, लेकिन उस कैश रिजर्व में से नहीं लेगा। अगर बैंक को जरूरत पड़ी उसके लिए अलग प्रोसीजर है, वो पैसा रिजर्व ही रहेगा। यार इसका नाम क्या हुआ, रिजर्व, तो अंडरस्टूड है ना, वो पैसा रिजर्व रहेगा। आप सपोज करो रूम लेते हो कहीं पे रेंट पे, तो आपका वो जो मकान मालिक है कुछ सिक्योरिटी लेता है, कभी आपको याद हो तो कुछ सिक्योरिटी लेता है कि हाँ ये पैसे 1 महीने का किराया एडवांस दे दे, ये जब तू खाली करेगा ना तब तेरे को देंगे। वो पैसा आपका रिजर्व रहता है, क्या आप बीच में लेते हो उससे मकान मालिक से? नहीं ले सकते। वो कब लोगे? जब आप छोड़ के चले जाओगे, यानी कि जब वो बैंक बैंक नहीं रहेगा ना, उस केस में उसके पास वो रिजर्व रेशो आएगी, याद रखना, जो रिजर्व उसने जमा करवाया। तो नाम से क्लियर है ना, ये पैसा रिजर्व रहेगा बैंक के पास, आरबीआई के पास। समझे मैम? तो समझ आया कि जब आरबीआई डिक्रीज करेगा कैश रिजर्व रेशो, उसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई के पास भैया ज्यादा पैसा है देने के लिए लोन। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ, बैंक के पास ज्यादा पैसा है लोन देने के लिए, इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ क्रेडिट लिबरलाइजेशन। और जब आरबीआई इंक्रीज कर देगा कैश रिजर्व रेशो, इट मींस बैंक हैव लेस मनी टू लेंड, इट मींस पॉलिसी ऑफ क्रेडिट स्क्वीज। ओके, याद रखेंगे सर। तो ये देखिए सर, इस तरह से होता है कि सपोज करो कैश रिजर्व रेशो 4% है। सपोज करो बंदे आए, सपोज करो हमने एक ही बंदे का एग्जांपल लिया, सपोज करो 1000 रुपए डिपॉजिट कराता है। ठीक है, तो इसके ऊपर 4% कैश रिजर्व है, यानी कि 4% 1000 रुपए का कितना हो गया? 40 रुपए। तो 40%, ये 40 रुपए ये आरबीआई के पास जमा करा देगा, और बचे कितने? 960 रुपए। यानी ये 960 रुपए लोगों को लोन दे सकता है, 960 रुपए का लोन दे सकता है। समझे मेरी बात? तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जितनी भी कैश रिजर्व होती है, ये समझ में आया? सीआरआर समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट मेजर की तरफ। अभी तो क्लियर हो गया होगा पिक्चर देख के कि कैसे 1000 रुपए डिपॉजिट कराए, उसके ऊपर 4% सीआरआर लग गया, तो बैंक ने क्या करा? 4% यानी 40 रुपए आरबीआई पे जमा करा दिए, और बाकी जो बैंक के पास बच गए। ठीक है, आया मैम? या तुम लोग ना मेरे को वो नहीं लग रहे, एक होते हैं ना बच्चे एक्साइटेड से होते हैं, फटाफट रिप्लाई करते हैं। आगे इतनी समझ आया, प्लीज थोड़ा कोऑर्डिनेट करो यार थोड़ा। ऐसे मुझे लगेगा कि मैं ऐसे बकवास करी जा रहा हूँ और आप लोगों के ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि ऊपर से जा रहा है जबरदस्ती बैठे हो? ऐसा तो नहीं हो रहा प्लीज? तो सर 1000 रुपए पूरे कैसे होंगे? अरे यार मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है सर, आप लोग मेरे को पता नहीं जितना समझाया जाता है उतना क्यों नहीं पढ़ते, अलग चीज। सर मैंने आपको ये बोला कि 1000 रुपए उसने जमा कराए, एग्जाम्पल दिया आपको, यहाँ पे एक बंदे का एग्जाम्पल दिया ना। अब इकोनॉमी, अब बैंक में सिर्फ एक ही बंदा थोड़ी आता है, बैंक में तो कितने सारे लोग आते हैं, 100-200 बंदे आते हैं, है ना? समझो ना आप, 1000 रुपए उसने डिपॉजिट करा, उसका 4% लगा, आपको एग्जाम्पल दिया है एक बंदे का यहाँ पे, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अगर मैं यहाँ 100 बंदों का एग्जाम्पल देता तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती, इसलिए यहाँ एग्जाम्पल दिया। उसके 1000 रुपए पूरे थोड़ी करने हैं, और ऐसा भी नहीं होगा कि 1000 के, सपोज करो बैंक में 10 बंदे आ रहे हैं, उन्होंने 1000 रुपए जमा कराए हैं, अगले, और बैंक ने 1000, सपोज करो 10 बंदों के 1000 रुपए यानी 10,000 रुपए लोन दे दिए, तो आगे सारे के सारे अगले दिन पैसे मांगने आ गए 10,000। ऐसा तो नहीं होता ना, कोई मंडे को आ रहा है, कोई 1 महीने बाद आ रहा है, कोई 10 दिन बाद आ रहा है, कोई 15 दिन बाद आ रहा है, और इतने में ब्याज भी तो इकट्ठी हो जाती है बैंक के पास। ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन सर, कि लोगों के 10 लाख जो थे उसमें से आरबीआई को कितने देने होंगे रिजर्व के लिए? सर बताया तो है मैंने आपको, 4%। सपोज ये चेंज होता रहता है, कैश रिजर्व रेशियो चेंज होती रहती है। ओके, जितना डिपॉजिट है ना आपका, जो एनडीटीएल है, एनडीटीएल के अकॉर्डिंग उसका जितना भी है सीआरआर, सपोज करो 4% है सीआरआर, ठीक है, उसके एनडीटीएल का 4% यानी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी कितनी है बैंक की, उसके अकॉर्डिंग सीआरआर। यार तुम्हारे को ना पिछली स्लाइड बता देता हूँ, मेरे को लग रहा है कुछ बच्चे भूल गए हैं। रुको जरा एक सेकंड।
इकोनॉमिक एनडीटीएल बता देता हूँ। ये देखो सर, याद है ये स्लाइड की थी हमने 10 साल पहले, याद हो, इसमें हमने एनडीटीएल नाम की टर्म करी थी। ये देखो सर, सपोज करो कुछ डिपॉजिटर 120 करोड़ रुपए जमा कराते हैं बैंक में, तो कुछ डिपॉजिटर विड्रॉ करते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि 120 करोड़ जमा करा रहे हैं, अगले दिन सारे के सारे मुंह उठा के आ गए 120 करोड़ निकालने के लिए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो जो बचता है बैंक के पास, यानी 120 करोड़ जमा हुए, 20 करोड़ निकाल दिए गए, तो जो बचा है 100 करोड़, वो क्या है, बैंक की एनडीटीएल है, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो सपोज सीआरआर 4% है, तो 4% किसका होगा, 100 करोड़ का होगा। वो जो बैंक की एनडीटीएल है उसका 4% बैंक को किसके पास जमा कराना पड़ेगा, एनडीटीएल का 4% आरबीआई के पास, ठीक है। और बैंक इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, सीआरआर के ऊपर, नो प्रॉफिट ऑन सीआरआर। अभी समझ में आया सर, समझ में आया मैम, समझ में आया? चलो शुक्र है भगवान का, आपको समझ आ गया, ठीक है सर। आगे चलते हैं सर। अब दूसरी टर्म आती है सर SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो नाम से क्लियर है, स्टैट्यूटरी मतलब जो वैधता हो, कि जिसकी वैधता हो, ठीक है, जो वैलिड हो। लिक्विडिटी का मतलब, लिक्विडिटी मैंने आपको बताया, ठीक है, जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं कि हाँ यार इस चीज की लिक्विडिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी रेशियो। अब आपको ये सर SLR में क्या है, अब इसमें क्या होता है, पहले आपको शुद्ध हिंदी भाषा में बताते हैं कि होता क्या है, कि बैंक को कुछ चीजें, मतलब कि अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होगा किसमें, उन चीजों में जिनकी लिक्विडिटी ज्यादा है। जैसे कि गोल्ड में, मैंने आपको बताया कि गोल्ड की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। सपोज करो आप बैंक गए, बैंक से आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है ऐसे ही, जैसे नोट के ऊपर लिखा होता है ना, मैं धारक को 2000 देने का वचन करता हूँ, सिमिलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर भी लिखा होता है। तो कहीं भी मुंह उठा के आप चले जाओगे ना, तो इजिली कन्वर्ट हो जाएगी वो कैश में। अच्छा, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रेप्यूटेड कंपनीज के, जैसे सपोज करो रिलायंस के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं आपने, इजिली बेच सकते हो, जो जल्दी से कन्वर्ट हो जाए कैश में। वो कहता है, आरबीआई कहता है कि भाई मेरे बैंक, आपको कुछ पैसा तो मेरे पास रिजर्व रखना है एज अ सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, लेकिन कुछ पैसा आपको लिक्विड एसेट्स में भी रखना है, ठीक है। यानी कुछ का आपको सोना भी खरीदना है, कुछ का आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो भी आपका दिल करे, जिनकी लिक्विडिटी ज्यादा है, ठीक है। तो बैंक शुड कीप अ फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीसेक बोले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ओके, ऑफ रेप्यूटेड कंपनीज, ओके। सो एसएलआर का फॉर्मूला क्या हो गया, एसएलआर फॉर्मूला हो गया C+B+S डिवाइडेड बाय L, ओके। इट मींस कैश इन हैंड, बैंक के पास कैश कितना है, करंट बैलेंस कितना है विद अदर बैंक, दैट इज वॉल्ट कैश, और तीसरी चीज S फॉर सिक्योरिटीज एंड L फॉर लायबिलिटी। L मतलब लायबिलिटी, यानी देनदारी कितनी है, ठीक है। बैंक को, छोटी सी बात है तो ध्यान से समझेंगे, बैंक को कुछ पैसा किसमें इन्वेस्ट करना है, लिक्विड एसेट्स में जिनकी लिक्विडिटी ज्यादा है, जैसे कि गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। एसएलआर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C+B+S डिवाइडेड बाय L, दैट इज C फॉर कैश इन हैंड, जो बैंक के हाथ में है पैसा, दैट इज NDTL, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। B मींस करंट बैलेंस। अब बैंकों का भी दूसरे बैंकों में लेन देन चलता रहता है, उसको बताएंगे, बाद में बताएंगे। करंट बैलेंस सपोज करो SBI का आंध्रा बैंक में सपोज 100 करोड़ है, 2 करोड़ है, कितने भी हैं वो, प्लस सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और L मींस लायबिलिटीज, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो इन्वेस्ट, अच्छा इसको बैंक को अपने पास रखना है रिजर्व, ठीक है। जो पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, ये अपने पास रखेगा, सिक्योरिटीज और गोल्ड, आरबीआई में नहीं जमा कराना। कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई में जमा कराना होता है, एसएलआर वो अपने पास रखेगा, याद रखना, यानी वो लिक्विड एसेट उसके पास होने चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन एसएलआर, या
बैंक अर्न, ठीक है। बैंक को कैसे पैसे मिलेंगे? बैंक ने सपोज करो, बैंक के पास आप गए मुंह उठा के, ये सर आप हो, ये गए मुंह उठा के, आपने बोला बैंक भैया मेरे को पैसे चाहिए, बैंक भैया कुछ तो दे दो। आपने बोला बैंक ने बोला आपको भैया कुछ तो दे दो गिरवी रखने के लिए। आपने कहा भाई साहब सोना दे देता हूँ, मेरी मम्मी के वो 9 लाख का हार पड़ा हुआ है शादी वाला, वो दे देता हूँ। तो आपने अपनी मम्मी का 10 लाख का 9 लाख का हार सोने का 24 कैरेट गोल्ड का दे दिया बैंक को, ठीक है। बैंक ने वो सोने के हार में इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 10 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख रुपए का था, तो बैंक वैसे 10 लाख के 10 लाख पूरे नहीं देता। आपको भी बताओ, सपोज करो आपकी 10 लाख की कोई चीज है, तो बैंक आपको 5 लाख या 6 लाख देगा, ओके, ऐसा होता है। तो बैंक ने यानी कि सपोज मान लो कि 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए आपकी मम्मी के 9 लाख का हार में, ठीक है, जो कि सोने का। अब आपने बैंक से ले लिए पैसे, अब बैंक को आप क्या दोगे? बैंक को आप ब्याज दोगे, है ना। सो बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंक ब्याज अर्न करेगा, लेकिन कैश रिजर्व जो रखा है आरबीआई पे उसमें नहीं करेगा। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, एसएलआर इज नॉट केप्ट विद आरबीआई बट बैंक देमसेल्फ, जो बैंक अपने पास रखते हैं। समझ में आया सर? एसएलआर आपको दिखा देते हैं, स्लाइड से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो 1000 रुपए डिपॉजिट कराए एक बंदे ने, ठीक है। सपोज करो एसएलआर 20% है, यानी कि बैंक को 200 रुपए जमा कराने हैं, ठीक है। किसमें? 1000 रुपए का 20% कितना हो गया? 200 रुपए। 200 रुपए जमा कराने हैं किसमें? सिक्योरिटीज में। ये देखो इस तरह की होती है सिक्योरिटी ऐसे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से, ठीक है, लिखा होता है 200 रुपए की सिक्योरिटी है सपोज करो, ठीक है। अब इस सिक्योरिटी पे गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, सॉरी बैंक को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ब्याज मिलेगा, याद रखना, ठीक है। बैंक दे देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी सपोज करो बंदे को, ठीक है, और बंदे उससे पैसे ले लेगा और बदले में उसको ब्याज देगा, ठीक है, तो बैंक को उसका ब्याज मिलेगा। ये चीज याद, ये समझ में आई? एसएलआर उसमें भी दिखा देता हूँ, उस दिन भी आपको बता, एनडीटीएल में भी बता देते हैं। जैसे कि सपोज करो 22% है, 22% 100 करोड़ रुपए का हो जाएगा, एनडीटीएल का ही होएगा, हमेशा याद रखना। एसएलआर भी सभी बैंकों के ऊपर लागू होती है, हाँ जी, सभी बैंकों के ऊपर। बैंक्स गेन सम प्रॉफिट ऑन एसएलआर, एसएलआर के ऊपर कुछ प्रॉफिट गेन करेगा, लेकिन सीआरआर के केस में प्रॉफिट गेन नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ब्याज नहीं आती, एसएलआर में ब्याज आएगी, ओके। बताइए सर, एसएलआर समझ में आ गया? कुछ डाउट हो तो पूछिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हमारे नेक्स्ट क्रेडिट कंट्रोल मेजर की तरफ। यस सर, आ गया समझ, वाह जी वाह। अब बोर वोर तो नहीं हो रहे भाई? बोर तो नहीं हो रहे? ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऊपर से जा रहा है ऐसा कुछ? बोर वोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, बोर होने लगो, ये सब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट बिलीव मी आई विल मेक श्योर दिस थिंग कि आई टेल यू इन सच अ लेमैन टर्म्स, इतनी एक आसान भाषा में आपको समझा सकूं, ठीक है, कि आपको समझ आ जाए, आपको पढ़ाई मुसीबत ना लगे, मेरा ये मकसद रहता है, ठीक है। आपको आसान तरीके से समझाऊं, है कॉम्प्लेक्स बट मेरा दिल करता है आपको आसान भाषा में समझाऊं, हालांकि मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है इकोनॉमिक्स। चलो शुक्र है सर, एंजॉय कर रहे हो, थैंक यू। आई होप ये एंजॉय बरकरार रहे और आपको बोरियत ना महसूस हो, ओके। तो आगे चलते हैं सर, रेपो रेट। जो देवी जी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या बैंक आरबीआई से पैसे ले सकती है, तो उनका जवाब अब इस स्लाइड में मिलेगा आपको। सर एलएएफ का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ बोले तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी क्या होती है? पैसा होता है, पैसे को क्या करा है? एडजस्ट करा है, यानी पैसे को एडजस्ट करने की फैसिलिटी है, उसको क्या बोलेंगे? रेपो रेट। अब ये है क्या, देखिए, रेपो वर्ड का जो मीनिंग है, जो एब्रीवेशन है, उसका टर्म का जो कंप्लीट मीनिंग है वो ये है, रीपरचेज ऑप्शन। रीपरचेज मतलब दोबारा से खरीदना। अब दोबारा से क्या चीज खरीदी जा रही है, ध्यान देंगे सर। पहली बात, रेपो रेट होता क्या है सर? रेपो रेट सर एक तरह की ब्याज है सर, एक तरह का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, याद रखना सबसे पहले।
अब ये होती क्या है सर, सपोज करो आरबीआई का दिल करा कि भाई एक काम करते हैं, अब ना लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देते हैं, यानी लोग मंदी आई पड़ी है, लोगों के पास पैसे हैं नहीं, तो एक काम करते हैं बैंक को पैसे दे देते हैं, जिससे क्या होगा, बैंक को या बैंक का दो तरह के चांस होता है। सपोज करो मंदी का पीरियड चल रहा है, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, लोग ज्यादा खरीदा खरीदी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी रिसेशन काइंड ऑफ कह सकते हो, ठीक है, मंदी माने रिसेशन, रिसेशन चल रहा है, तो आरबीआई को लगा अरे यार अब इकोनॉमी में पैसा डालता हूँ मैं, ठीक है, अब इकोनॉमी में पैसा कोई आरबीआई थोड़ी बांटने आएगा आपके घर में, वो बैंक के थ्रू करता है, ठीक है, कि एक काम करता हूँ, मतलब इस ब्याज पे तू मेरे से पैसा ले ले, इस ब्याज दर पे, ठीक है, और लोगों को दे पैसे, ठीक है, ताकि लोगों को लोन वोन दे, ताकि लोग खरीदा खरीदी करें, ओके। तो इसका एम क्या है रीपर्चेज ऑप्शन का, यानी रेपो रेट का, टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी हमने इंजेक्ट कर दिया, लिक्विडिटी का टीका लगा दिया भैया, कैश का टीका लगा दिया, इकोनॉमी में पैसा वैसा आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या सर, सपोज करो एसबीआई को मनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, एसबीआई या कोई भी बैंक हो सकता है, एसबीआई का यहाँ एग्जांपल लिया, सपोज करो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, सपोज करो फुल फॉर्म एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओके। सपोज करो एसबीआई को पैसे चाहिए, आरबीआई के पास किया, ये आरबीआई आएगा यहाँ पे, सॉरी एसबीआई लिख दिया गलती से, यहाँ आरबीआई आएगा। सपोज करो एसबीआई को पैसे चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कुछ समय के लिए आरबीआई से, यानी वो कुछ समय कितना होगा, मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 14 दिन का रेपो होता है, याद रखना, ठीक है। तो एसबीआई ने प्लेज किया कि भैया दैट आई विल रीपरचेज दीज सिक्योरिटीज फ्रॉम आरबीआई with the 4.40 interest, that is government securities will were not permanent sold। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सर, बैंक गया आरबीआई के पास कि भाई एक काम कर, जो तूने मेरे को सिक्योरिटीज जो मैंने लोगों को दी दे रखी थी ना, जो मेरे पास है, जो लिक्विड एसेट्स हैं मेरे, तू एक काम कर, ये सिक्योरिटीज ले ले मेरे से, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ले ले और बदले मेरे को पैसा दे, कि मैं काफी टाइम से लिक्विड एसेट्स में पैसे डाल रखे हैं, बताया ना मैंने आपको पीछे, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में गवर्नमेंट ने पैसा, इसमें बैंक ने पैसा जमा करा रखा था, मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वो गया ये बैंक की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ले गई कि भाई ये सिक्योरिटी ले ले, तो इसके बदले में मेरे को कितने पैसे दे दे, मेरे 200 रुपए, और उसको प्रॉमिस करके आया कि भाई ये तेरे से सिक्योरिटी मैं दोबारा ले लूंगा, जो ये मैं सिक्योरिटी तेरे को दे रहा हूँ आरबीआई भाई, ये मैं तेरे से दोबारा ले लूंगा, ठीक है, और तेरे को ब्याज भी ज्यादा दे दूंगा इसका, प्लीज, लेकिन मेरे को भी पैसा दे, मेरे को थोड़ा सा लोगों को पैसा वैसा देना है, अभी मौका है दिवाली का, तो मेरे को पैसे वैसे दे, जैसे कि लिखा हुआ है, सपोज एसबीआई वांट्स मनी फॉर शॉर्ट टर्म फ्रॉम आरबीआई, एसबीआई प्लेज इन एन एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट होगा आरबीआई का और बैंक का, कि हाँ यार ये मैं सिक्योरिटी तेरे से रीपरचेज करूंगा, दोबारा से सिक्योरिटी तेरे से रीपरचेज करूंगा आरबीआई भाई, और तेरे को ब्याज भी ज्यादा दे दूंगा, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी वर नॉट परमानेंट सोल्ड, रीपरचेज मतलब दोबारा से परचेज करूंगा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो परमानेंट सोल्ड नहीं हुई, ये चीज अपने मगज में रखना, ठीक है। तो आरबीआई, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्या वो एसएलआर वाला कोटा यूज करेगा क्या, जो एसएलआर कोटे में सिक्योरिटी पड़ी है वो वाला यूज करेगा, नहीं, ये देखो, बैंक कैन नॉट यूज एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एसएलआर कोटा में जो हमने लिक्विड एसेट्स में पैसे इन्वेस्ट करवाए थे बैंक के, जैसे कि गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, तो वो कहता है कि वो वाले कोटे में से नहीं निकालना मेरे भाई, हाँ कहीं सोच रहा हो तू, ठीक है ना। तो रेपो का एग्रीमेंट कैसे होता है, आरबीआई देता है बैंक को पैसे, ठीक है, और जब बैंक को पैसे देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा देने के लिए, यानी बैंक्स हैव मोर कैश टू लेंड टू द बोरोवर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं रेपो रेट, दैट इज रीपरचेज ऑप्शन, यानी कि जो रेपो रेट, ये जो रीपरचेज का जो ब्याज की दर तय की है किसने, बैंक ने तय की है कि हाँ यार मैं इस ब्याज पे जैसे दोबारा से रीपरचेज कर लूंगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर रेपो रेट, ठीक है। अब रेपो रेट आरबीआई डिसाइड करता है कि कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, ओके। तो आरबीआई रेपो रेट कब होगा, जब इंजेक्ट लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है, ठीक है। सिमिलरली इसका उल्टा होता है सर रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जब एब्जॉर्ब करनी होती है, यानी कि जब रेपो रेट आपका ज्यादा हो जाएगा ना, जब रेपो रेट ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सपोज आरबीआई ने बोला कि भाई एसबीआई भाई ऐसा है
तेरे को ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी, तू मेरे से पैसे तो लेके जा रहा है, तेरे को ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी। तो क्या बैंक जाएगा आरबीआई के पास? क्या बैंक जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकर कि उसको ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी? बैंक जाएगा? यस और नो? दोबारा ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। एसबीआई को पैसे की जरूरत है, बिल्कुल सही बोला, ना है इसका आंसर। दोबारा से क्वेश्चन सुन लो जिनको नहीं समझ में आई। सपोज करो एसबीआई को पैसे चाहिए, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके गया, आरबीआई ने बोला ऐसे दाढ़ी में खाज करके कि भाई ऐसा है आरबीआई एसबीआई भाई, मैं तेरे से लूंगा 10% ब्याज, तेरे को वारा खाता है तो ले ले मेरे से पैसे, नहीं तो रहने दे। तो उस चीज का मकसद क्या है आरबीआई का, कि ताकि ये बैंक मेरे को मना कर दे कि नहीं भाई नहीं, आरबीआई भाई नहीं, तू रहने दे यार, तू अपना पैसा अपने पास रख, मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखूंगा पैसा, मेरे को नहीं जरूरत तेरे पैसे की। तो जब आरबीआई एसबीआई के पास पैसे ही नहीं होगा तो वो लोगों को पैसा नहीं दे पाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो तब कब करता है आरबीआई ऐसा, टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। रिवर्स रेपो मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, उल्टा, ठीक है। इसमें भी रेपो रेट में भी और रिवर्स रेपो रेट में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परमानेंटली सोल्ड नहीं होती है, याद रखना। यानी कि रिवर्स रेपो रेट एग्रीमेंट किस पर्पस के लिए होता है, डिक्रीज द मार्केट लिक्विडिटी, यानी मार्केट में जो पैसा है उसको डिक्रीज करने के लिए। ओके, जैसा कि देख सकते हो कमर्शियल बैंक को ज्यादा डिपॉजिट कराने पड़ेंगे बैंक में पैसे, यानी ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी। सो बैंक्स हैव लेसर कैश टू लेंड, बैंक के पास कम पैसा है सर लोगों को लोन देने के लिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है रेपो रेट से, याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। ओके, दैट इज द रिवर्स रेपो रेट क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट इज पेड बाय द आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। एम क्या है इसका, टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। तो ये तो हो गए सर 4 फंक्शन हो गए। उसके बाद एक और आता है सर फंक्शन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। अभी हमने दो फंक्शन पढ़े एलएएफ के अंदर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। पहला रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, तीसरा आता है सर एमएसएफ, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यू कैन जॉट इट डाउन। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है सर, इट इज द रेट at which scheduled commercial banks able to borrow overnight funds from RBI against government security at 1% higher than the ongoing repo rate। सपोज करो आरबीआई ने बोला कि भाई रेपो रेट है सपोज करो 4%, 4% ब्याज पे तेरे को मैं सिक्योरिटी दूंगा, ठीक है। तो एमएसएफ क्या है, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, सब पिनल रेट, यानी पेनल्टी लगेगी भैया, आपको सजा मिलेगी। आपने अभी पीछे रेपो रेट के दम पे मेरे से पैसे मांगे, ओवरनाइट आपको जरूरत थी, अभी आप दोबारा मेरे से मांग रहे हो तो आपको पेनल्टी लगेगी, आपको सजा लगेगी। कितनी सजा लगेगी, सपोज करो रेपो रेट 4% है तो उसमें 1% बढ़ जाएगा, यानी +1% हो जाएगा। तो एमएसएफ क्या हो गया, यानी रेपो रेट +1%। याद रखना जो भी रेपो रेट होगा उस टाइम का +1% होगा, ठीक है। आपका होमवर्क है, आपने रेपो रेट लिखना है कि अभी कितना परसेंट चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट कितना चल रहा है, ठीक है। रेपो रेट पता होना चाहिए आपको। अच्छा, सीआरआर कितना चल रहा है, एसएलआर कितना चल रहा है, ठीक है। तो ये एमएसएफ समझ में आ गया। एमएसएफ मींस अ पिनल रेट, अ पेनल्टी रेट, एक सजा है आपको कि आपने बार बार पैसे मांग रहे हो, इसलिए आपको रेपो रेट में से 1% ज्यादा ब्याज देनी पड़ेगी मेरे भाई। ओके, इतना समझ में आया सर, इतना समझ में आया तो आगे चलें। शॉर्ट टर्म फंड, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए भैया मेरे को। ओके, तो आई होप आज का एक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स में एक, ये देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फोटो लगा रखी है मैंने, ये देख लो सर, इस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ये देखो जैसे 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, केवल 100 रुपए। ओके, ये देखो सर, यहाँ पे इस तरह से लिखा होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परमिटेड टू पे द पर्सन टू 100 रुपीज, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इस तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। तो ये वाला एक बार रिपीट कर दो प्लीज। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है,
देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मतलब आप मार्जिन पे खड़े हो, ये पुल है सर, आप पुल के मार्जिन पे खड़े हो यानी नीचे गिर जाओगे आप, कि आप मार्जिन पे खड़े हो, आपको पैसों की जरूरत है। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी मार्जिन पे खड़े हो, आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है, ताकि आप यहाँ से पीछे जा सको, ताकि आप सेफ हो जाओ। यहाँ से आप गिरने मरने वाले हो, आपको सहारे की जरूरत है, और वो सहारा कौन देगा बैंक को? बैंक को वो सहारा देगा आरबीआई। सहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा आरबीआई, ठीक है, आरबीआई वो सहारा देगा। लेकिन आरबीआई थप्पड़ भी लगाएगा कि हरामखोर तू यहाँ पे मार्जिन पे पहुंचा क्यों, इसलिए तेरे को 1% ब्याज ज्यादा देनी पड़ेगी। किससे? रेपो रेट से, यानी जो रेपो रेट चल रहा है उसमें +1% ब्याज। सो इट्स दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पिनल रेट। पेपर में पूछ सकता है पिनल रेट इसमें से कौन सा है, सो योर आंसर वुड बी MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने आपको दिखा दी थी सर, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बताया जाएगा। एक लास्ट फंक्शन है, ये कर लेते हैं फटाफट से। एक होते हैं सर ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी तक आपने पढ़ा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF, जो कि तीनों किसके अंदर आते हैं? LAF के अंदर आते हैं, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आते हैं तीनों रेट आपके। कौन कौन से? आपका रेपो रेट हो गया, दूसरा आपका रिवर्स रेपो रेट हो गया, और तीसरा आ गया आपका, तीसरा कौन सा आ गया? MSF, दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब तीनों में क्या चीज हो रही है? तीनों में गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख रहा है आरबीआई, ठीक है, और परमानेंटली सोल्ड नहीं हो रही, उसमें टेम्परेरी सोल्ड हो रही है, जैसे कि लिखा हुआ है ना इसमें। मैंने आपको बताया था इसके नोटिस में क्या लिखा होता है, आरबीआई प्लेज इन एन एग्रीमेंट दैट आई विल रीपरचेज दिस सिक्योरिटी। ओके, रेपो रेट में भी, रिवर्स रेपो रेट में भी, और MSF में भी। ओके, क्योंकि MSF में पेनल्टी लगेगी, ठीक है, लेकिन उसके बदले सिक्योरिटी तो देगा ना वो, है ना। लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी और जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, दीज आर आल्सो काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। टी बिल्स बोले तो ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, परमानेंटली सोल हो जाते हैं, दैट इज परमानेंटली सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स बाय आरबीआई, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई कैरी करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक। ये नहीं कि पब्लिक को डायरेक्टली डील कर रहा है, वो बैंक के थ्रू सिक्योरिटी सेल करता है। कौन करता है? आरबीआई सेल करता है। क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है, ठीक है। परमानेंटली सोल्व करता है, टेम्परेली सोल्ड करता है, परमानेंटली सोल्ड करता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, इसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्यों बोलते हैं ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे आपको। तो जब महंगाई होगी, जब इन्फ्लेशन होगी, मार्केट में महंगाई होगी, उस वक्त क्या करेगा आरबीआई? बेच देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कि भाई साहब एक काम करो, महंगाई होगी है। महंगाई होने का कारण क्या होता है? लोग लोग याद है ना वो छोले भटूरे वाला एग्जांपल, एकदम से डिमांड बढ़ेगी। डिमांड क्यों बढ़ी? क्योंकि आपके पास पैसा आ गया। आपके पास पैसा आ गया, दिन में 4-4 टाइम छोले भटूरे ही खा रहे हो, ठीक है, एकदम से डिमांड बढ़ेगी। तो छोले भटूरे वाले ने क्या किया? ये शुक्ला जी का लौंडा रोज आता है मेरे पास छोले भटूरे खाने के लिए, एक काम करता हूँ 20 की प्लेट अब मैं कितने में बेचता हूँ? 30 रुपए। तो आपके पिताजी ने क्या करा? आपकी पॉकेट मनी कम कर दी, ठीक है, आपकी तनख्वाह एकदम से बेरोजगार हो गए। तो सिमिलरली जब महंगाई का टाइम है यानी इन्फ्लेशन का टाइम है, तो आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा लोगों को, ये कागज के फर्रे पकड़ लो और मेरे को सारे पैसे दे दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। और जब डिमांड बढ़ रही है तो जिस वजह से क्या हो रही है? महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो आरबीआई का काम क्या है? इन्फ्लेशन के टाइम में उन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देगा और एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेस लिक्विडिटी, यानी जो लोगों के पास फालतू पैसा आ रखा है ना, हाथ में कैश आ रखा है, उसको एब्जॉर्ब कर देगा। और डिफ्लेशन यानी मंदी के टाइम में, जब मार्केट मरी पड़ी है, कोई काम धाम नहीं है, तो उसमें क्या करेगा? आरबीआई खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगा और बदले में पैसा देगा। पैसे किसको देगा? बैंक को देगा। बैंक के पास पैसा होगा तो बैंक आगे पब्लिक को देगा। पब्लिक के पास पैसा होगा तो पब्लिक के पास पैसा होगा तो पब्लिक डिमांड करेगी, पब्लिक डिमांड करेगी तो भाई साहब धीरे धीरे मार्केट रिवाइव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो डिफ्लेशन के टाइम में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगा और उसका पर्पस क्या होगा? टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का टीका लगा दिया हमने, कैश आ गया सबके पास, भाई साहब घूम रहे हैं आप, बढ़िया खुश हो गए हैं। जो मंदी छाई पड़ी थी मार्केट में वो खत्म हो गया। तो बताओ सर, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ सर। बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं, अभी आप नए हो इसलिए ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं, धीरे धीरे आपको
आप भी एक लेवल तक पहुंच जाओगे जब आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। इसको साथ साथ जब भी मैं मतलब कल परसों जब भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसकी PDF व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो साथ साथ नोट्स बना लेना प्लीज़। कौन सा पॉइंट सर बताइए। MSF और कौन सा पॉइंट रिपीट करना है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन, कौन सा? जल्दी बताइए, हमारे लंच का टाइम हो गया। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, और टीचर से पूछेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। 6th वाला ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी परमानेंट सेल कर देता है। कौन करता है? RBI करता है। किसके थ्रू करता है? बैंक के थ्रू करता है। बैंक आगे किसको बेचता है? पब्लिक को बेचता है। पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है। पब्लिक पैसा ज्यादा होने की वजह से डिमांड ज्यादा कर रही थी, जिस वजह से इन्फ्लेशन हो गया था, महंगाई बढ़ रही थी। RBI ने कहा कि भाई साहब ये फर्रा पकड़ ले गवर्नमेंट सिक्योरिटी का और आगे बेच दे और मेरे को बदले में पैसे दे, ठीक है। और जब पैसा आ जाएगा लोगों का तो एक्सेस जो लिक्विडिटी है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, यानी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इन्फ्लेशन के टाइम में RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगा और एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेस लिक्विडिटी। डिफ्लेशन के टाइम में RBI खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इंजेक्ट करेगा लिक्विडिटी। बताइए सर, अब आया समझ? SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आपको इतना पर्टिकुलर अमाउंट, सपोज करो 10% है, 5% है, जितना भी है SLR, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्ट करना है और वो अपने पास रखना है। लिक्विड एसेट्स माने जिनकी लिक्विडिटी ज्यादा है, जैसे कि गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, रेप्यूटेड कंपनीज के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से किसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। ओके, हाँ, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? एनी डाउट सर और मैम? इजाजत है जाने की? कोई डाउट है सर? सर होमवर्क रिपीट कर दो। होमवर्क सर ये था, क्या था होमवर्क? एक तो IMF और वर्ल्ड बैंक की जिन्होंने नहीं दी है वो भेजेंगे मेरे को, ओके। और क्या होमवर्क था? और मैंने आपको क्या बताया था? दूसरी स्लाइड में से था कुछ होमवर्क, है ना? इसमें से था कुछ होमवर्क। हाँ, रिजर्व रेशियो वगैरह पता करनी है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो कितनी है, SLR कितना है, रेपो रेट कितना है, OMOs कितने हैं, ओके। तो वही तो बताया मैंने आपको, CRR ही देखना कितना चल रहा है, ओके। तो ये आपका होमवर्क है, और आप ये देखो कि CRR किस सिचुएशन, अभी क्या चल रहा है, पहले क्या चल रहा था, और RBI CRR कब बढ़ाता है कब घटाता है, याद रखना। आप सिंपल सा लॉजिक याद रखना, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो यानी कि बैंक को कुछ पैसे किसके पास रिजर्व रखने हैं? RBI के पास। जब कैश रिजर्व ज्यादा रखना होगा तो उसका मतलब क्या होगा? बैंक के पास क्या है? बैंक के पास कम पैसे हैं बेचारे के पास, ठीक है, देने के लिए। और जब कम होगा, जब CRR कम होगा तब बैंक के पास, इसका मतलब ज्यादा पैसे हैं पब्लिक को, जनता को सेवा करने के लिए। तो RBI कब चाहेगा कि कैश रिजर्व रेशियो मैं बढ़ाऊं और कब चाहेगा घटाऊं? आप मेरे को बताओ कि इन्फ्लेशन, जब महंगाई होगी तब RBI कैश रिजर्व रेशियो कम करेगा या ज्यादा करेगा? जब महंगाई होगी यानी लोगों के हाथों में पैसा आया पड़ा है, लोगों की वजह से महंगाई हुई है, तो उस वक्त कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाएगा घटाएगा? ध्यान से मेरा खोपड़ी खोल के दिमाग से सुनो। जब महंगाई हुई पड़ी है, मार्केट में महंगी मिल रही है चीजें, 10 की चीज 50 में मिल रही है, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा ज्यादा था। आप लोगों के पास पैसा ज्यादा क्यों था? क्योंकि बैंक ने आपको ज्यादा दे रखा था। बैंक ने आपको पैसा ज्यादा दे रखा था ना, क्योंकि बैंक के खुद के पास पैसा ज्यादा था। तो अभी क्या करेगा? RBI बढ़ाएगा उसको, कि ताकि बैंक के पास कम पैसा हो लोन देने के लिए, ताकि लोगों के पास कम पैसा रहे खर्चने के लिए, जिससे डिमांड कम होगी और महंगाई अपने आप औकात पे आ जाएगी। वो छोले भटूरे वाला कहेगा, अरे यार अब तो लोग आते ही नहीं मेरे पास छोले भटूरे खाने, एक काम करता हूँ उसको
रेट कम कर देता हूँ अपने, 20 रुपए वाली प्लेट ही ठीक थी। मोनू भाई ज़्यादा लालच नहीं करते, समझे मेरी बात। तो ये छोटे छोटे लॉजिक याद रखो कि कैश रिजर्व रेशो बढ़ेगा या घटेगा, वो आपको बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो, और इजाज़त है क्लास आपसे विदा लेने की।